All right, welcome back. What is company? It's a group of people joined together for any common purpose, normally for doing business and sharing profits thereof. एक वर्ड है यहाँ पे normally, ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ बिजनेस करने के लिए बनती है, किसी और पर्पस से भी आप कंपनी बना सकते हो. हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स कल पढ़ ली थी कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं है, और ये अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है. चौथा भी पढ़ लिया था, परपेचुअल सक्सेशन. मैंने कहा था इसके बारे में 3-4 लाइनें आपको लिख करके लानी है. ओह अच्छा, ओके, ये प्रोजेक्टर सेट नहीं है, कर देते हैं सेट. परपेचुअल सक्सेशन आप 4-4 लाइनें लिख करके लाए. इसके बारे में कितने बच्चों ने लिखी इन 4 पॉइंट पर 3-4 लाइनें? ओह काफी कम. ऑनलाइन रेज योर हैंड, कितने बच्चे लिख करके लाए 3-4 लाइनें यहां पर? कम ऑन यार, ले. ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं हमको कब बोला था? अरे तुमको अलग से थोड़ी बोलना है यार, तुम पार्ट ऑफ द क्लास हो, तुमने अपनी क्लास अलग क्यों बना ली? तुम इधर के ही हिस्सा हो यार, मतलब ऐसे मत करो. चलो कोई बात नहीं, कल लिख के लाना, मैं कल कॉपी चेक करूंगा फिर आपकी. परपेचुअल सक्सेशन, शेयर होल्डर मर जाए तो कंपनी बंद नहीं होती. पार्टनर मर जाए तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर व्हाट हैपेंस टू द पार्टनरशिप फर्म? इट इज डिसॉल्व्ड unless otherwise stated in the partnership deed. A partnership will be dissolved in case of death of a partner. In case of death of proprietor, proprietorship खत्म, it comes to an end. लेकिन कंपनी की जब आप बात करते हैं तो कंपनी में किसी की डेथ होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उसका जो सक्सेसर होता है, जिसको एयर भी कहते हैं, अरे HEIR बोलने की इच्छा तो होती है कि इसको हायर कहें, हम हेयर कहते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग इसको बोलते हैं, पहले बोलते हैं ए और फिर बोलते हैं अ. एयर बोल के बताओ, ए और अ बोलना है साथ में, और क्या करना है? एयर, थोड़ा सा स्टाइल में. ओके, तो ये भाई साहब उत्तराधिकारी जिसको हिंदी में कहा जाता है, या फिर कह दो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वैधानिक प्रतिनिधि, या फिर कह दो नॉमिनी, नामांकित. 4 नाम से बुला सकते हो. डेथ हो जाने पे जो शेयर ट्रांसफर होते हैं उस बंदे को 4 नाम से बुला सकते हो. बताओ पहला नाम क्या बोला मैंने? सक्सेसर. और दूसरा क्या बोला? एयर. और तीसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव. और चौथा नॉमिनी. इन सब में माइन्यूट डिफरेंस है, कभी समझेंगे इसके बारे में हम बाद में. पर शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो उसके शेयर उसके सक्सेसर को चले जाएंगे. हो सकता है वो एक से ज्यादा हो, ऐसे में शेयर होल्डर कम होने की जगह उल्टे शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे. कंपनी की डेथ इस तरह से तो नहीं हो सकती है. नेक्स्ट उसके बाद पॉइंट आप लिखिए, लिमिटेड लायबिलिटी. सच अ वंडरफुल फीचर इट इज. पार्टनरशिप फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? क्या उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में से पैसा लाके देना पड़ेगा अगर पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है तो? अच्छा चलो वापस पूछता हूं. एक पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, और 2 पार्टनर हैं, दोनों ने 1-1 लाख रुपए लिए और बिजनेस में लगा दिए. कितनी कैपिटल हो गई? 2 लाख. बैंक से लोन लिया 1 करोड़ और धंधा शुरू करा और 1 करोड़ रुपए डूब गए. अब बैंक 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, फर्म के पास देने के पैसे नहीं है. क्या पार्टनर्स को लाके देने पड़ेंगे पैसे अपने घर से? यही तो पूछ रहा हूं मैं. पार्टनर्स को अपने घर से पैसे लाके देने पड़ेंगे. कोई लिमिट है क्या? कितने रुपए तक की लिमिट है पार्टनर के लिए? अनलिमिटेड है. जब तक उसका पर्सनल प्रॉपर्टी खत्म ना हो जाए, जब तक उसको सड़क पर ना खड़ा कर दे, भिखारी ना बना दे, तब तक उसको पैसा ला करके दे. सब में तो 1% का ही पार्टनर था, वॉट एवर, क्योंकि बचे हुए 99% के पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गए. तू धनवान बचा है, अब तुझे गरीब करेंगे. सारा पैसा लाके देना पड़ेगा. यार कितना मुश्किल काम है. सोचो अगर ऐसा हो कि इस क्लास में एक भी बच्चा फेल हो जाए तो सबको फेल माना जाएगा. सोचो, अब आप इमेजिन करो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. आई बात समझ में? कितनी मुसीबत है कि बिजनेस में आग लगेगी तो उसकी लपटें घर तक पहुंच जाएगी. मतलब 20 पार्टनर है, पता नहीं किसने क्या लफड़ा करा, फर्म डूब गई, उसके साथ हम बेकार डूब गए. ये तो बात गलत है. लेकिन कंपनी में क्या होता है कि अगर कंपनी डूब जाए, आपका शेयर फुल्ली पेड है, सबसे पहले तो ये मान लो. आपका शेयर कैसा है?
फुल्ली पेड। और कंपनी डूब जाए तो आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, आप कंपनी के शेयर होल्डर, ये कंपनी, वो कंपनी डूब रही है, ऐसा लिटरली डूब रही, मान लो नदी के अंदर, तो आप बाहर खड़े होकर वीडियो बना सकते हो, ओ माय गॉड, ओ हो, डूब रही है, डूब गई, ताली बजाओ, वीडियो बनाओ। क्रेडिटर उसी बोट में सवार हैं, वो भी डूब रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, बैंक चिल्ला रहे हे राम मर गया, आप वीडियो बना रहे हो, आपको उनको हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। आप 100 करोड़ की आसामी हो, इधर 20 करोड़ की कंपनी डूब रही है, आपको फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। ऐसे में आपको एक सवाल पूछना चाहिए, तो फिर अनिल अंबानी कोर्ट के धक्के क्यों खा रहे हैं? अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, डू यू नो दैट? एडीएजे, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, सुना है इसके बारे में आपने? सुना, देश के एक बड़े टाइकून थे धीरूभाई अंबानी, उनके 2 सन थे मुकेश और अनिल। मुकेश का बिजनेस अलग, अनिल का अलग। उनके डेथ के बाद अनिल ग्रुप पूरा डूब गया। तो सर उन्होंने तो सारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ही बनाई होगी, तो वो कोर्ट के धक्के क्यों खा रहे हैं? उनको जेल भेजने की बात क्यों चल रही है? उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड होगी, उनका शेयर तो फुल्ली पेड होगा, फिर ऐसा क्या हो गया? प्रैक्टिकली डायरेक्टर प्रमोटर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती, प्रैक्टिकली, क्योंकि जब भी आप लोन लेने जाते हो एज ए कंपनी, तो बैंक क्या बोलता है कि डायरेक्टर साहब कंपनी को लोन दिलाना चाहते हो? बोले हाँ साहब, गारंटी दो, पर्सनल गारंटी दो कि अगर कंपनी नहीं चुकाएगी तो मैं चुकाऊंगा, और लिख के दो कि कंपनी में कोई लफड़ा हुआ, फ्रॉड हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता। पर्सनल गारंटी रखवा लेते हैं। नॉर्मल शेयर होल्डर आपके मेरे जैसे लोगों को फर्क नहीं है कि मेरे पास रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के शेयर थे वो डूब गए, या रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन के थे वो डूब गए, तो वो मेरा पैसा डूबता है, मेरे घर आके और पैसा नहीं मांगते हैं। बट जो प्रमोटर डायरेक्टर की पर्सन होते हैं ना कंपनी में, प्रैक्टिकली उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड सी होती, मतलब अनलिमिटेड है ऐसा नहीं कहूंगा, बट कंपनी डूबेगी तो वो तैरते रह जाए पूरी तरह से, ऐसा तो नहीं होता है, राइट? ये रियल लाइफ की बात है। मैं कोशिश करूंगा कि कभी कभी आपको थोड़ा सा रियल लाइफ का फ्लेवर दूं, क्योंकि रट रट के पास तो आप खैर हो ही जाओगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। एज लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड सो दे आर पर्सनल लायबल, ठीक बात कही आयुष आपने। कन्हैया कह रहा सर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मींस जिस घर में रह रहे हैं उसको बेच के भी देना पड़ेगा क्या पैसा? नहीं देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप और आपके पापा सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, तो पापा का मकान आपके लिए वे लोन के लिए या आपकी पार्टनरशिप फर्म के पेमेंट करने के लिए नहीं बेचा जा सकता। हस्बैंड वाइफ का आपस में नहीं बेचा जा सकता। अगर उनको यह साबित होता है कि वाइफ ने अपनी अलग कमाई करी है और उसकी अपनी सेपरेट सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी हिस्सा नहीं देना पड़े। दुनिया भरी पड़ी ऐसे एग्जाम्पल से। क्या होता है, इंसॉल्वेंसी कानून क्या बोलता है कि अगर मिस्टर एक्स इंसॉल्वेंट हो गए तो उनकी सारी प्रॉपर्टी बेच के क्रेडिटर्स को पैसे देंगे, बल्कि उन तो ऐसे में मिस्टर एक्स क्या चाल चल सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी जब दिख रहा है कि वो इंसॉल्वेंट होने वाले हैं तो अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दे। तो इंसॉल्वेंसी कानून में ये भी लिखा है कि पिछले एन नंबर ऑफ, उन्होंने बताया इतने इतने साल में अगर आपने अपने रिलेटिव को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी तो हम उसको भी बेचेंगे, रिलेटिव, ठीक है। दान कर दी ट्रस्ट में, वो फिर अलग बात हो गई। तो इंदौर का एग्जाम्पल बता रहा हूं, दुनिया भर में होता है ऐसा। एक भाई साहब थे, उनको ऐसा लगा कि वो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, उनका घर वर सब छिन जाएगा, पैसे दबा लिए उन्होंने, बैंक से लोन लिया, पैसे गबन कर लिया, बता दिया खर्च हो गए, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर्टी सब वाइफ के नाम पर रखी और जो नहीं थी वो भी ट्रांसफर कर दी और डिवोर्स दे दिया। रहते साथ में ही है पति पत्नी ही, और ऑन पेपर्स क्या कर दिया, डिवोर्स दे। अब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया बाद में। अब कोर्ट बोल रहा है इनकी प्रॉपर्टी ले लो और इनके रिश्तेदारों की भी ले लो। रिश्तेदार बोले बताओ, वाइफ बोले सब डिवोर्स हो। माय गॉड, ऐसे चाइना के एग्जांपल सुने मैंने। चाइना में बहुत कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, लोग लॉ को तोड़ने के लिए क्या क्या करते हैं वहां। जैसे उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि सिटी में किसी भी एक हाउस होल्ड के पास 2 से ज्यादा फ्लैट नहीं होने चाहिए। उन्होंने कंट्रोल कर दिया कि एक परिवार के पास 2 फ्लैट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हस्बैंड वाइफ दोनों 2-2 फ्लैट, 4 फ्लैट लेना चाहते थे, डिवोर्स दे दिया। हस्बैंड अलग वाइफ अलग, और 2 फ्लैट वाइफ के नाम, 2 फ्लैट हस्बैंड के नाम, साथ में रहे, सब लिव इन है ये। तो
लोग लॉ से बचने के लिए रास्ते निकालते रहते हैं और फिर सरकार उन लूप होल्स को प्लग करने के लिए नए लॉ बनाती रहती है, और फिर लोग नए रास्ते निकालते हैं और सरकार और बड़ा और डिफिकल्ट लॉ बना देती है, और वो सब आपको पढ़ना पड़ता है। टू हेल विद दोस पीपल जो कानून तोड़ते हैं, उन्हीं की वजह से कानून इतना डिफिकल्ट है। लिमिटेड लायबिलिटी क्लियर है आपको? इट्स सच अ वंडरफुल फीचर बेटा। इस एक फीचर को हटा दो तो हिंदुस्तान की जितनी कंपनियां उनमें शेयर होल्डर ही खत्म हो जाए। आज मैं बड़े मजे से 50 कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं ये सोच करके कि कंपनी डूब गई तो मेरा पैसा डूबेगा, उसका भयंकर दुख होगा मुझे, लेकिन कम से कम ये सुकून है कि मुझसे और पैसा तो नहीं मांगा जाएगा। इस लिमिटेड लायबिलिटी की वजह से हजारों लाखों लोग जो कंपनी को ढंग से जानते भी नहीं है वो शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर अ कंपनी। फिर उसके बाद में आता है ये एक और बड़ी मजे की चीज है, लिखो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यार जो चीजें ट्रांसफरेबल है ना उनकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही होती है, जो नॉन ट्रांसफरेबल है उनकी वैल्यू कम होती है। जैसे मेरे पास कई चीजें दुनिया में ऐसी है जो ट्रांसफरेबल नहीं है। मेरे पास मेरे ऑफिस में दीवार पे एक सर्टिफिकेट टंगा है फ्रेम में, जिसमें लिखा जाता है कि मैं तरुण महाजन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, बढ़िया पीस ऑफ पेपर है। ये ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर होता तो मैं तो बेच ही देता। कोई बोलता 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं तेरी मेंबरशिप बेच दे, तो मैं तुरंत बेच देता। सर ऐसा कैसे कह सकते हो आप? अरे मैं फिर कर लूंगा ना सी, 4 साल में फिर कर लेंगे, फिर 10 करोड़ में बेच देंगे, 2.5 करोड़ रुपए साल की कमाई हो रही। नथिंग लाइक दैट। बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रांसफरेबल नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ट्रांसफरेबल नहीं है। जैसे आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन, पापा आज मैं घर नहीं आऊंगा, मेरा दोस्त आएगा, आज से उसी को बेटा मान लेना। मैंने अपनी सन वाली जो पोस्ट है ना वो बेच दी उसको कि मेरे पापा के पास 100 करोड़ है 50 मेरे 50 मेरी बहन के, तो चल 50 करोड़ में तेरे को मैं अपनी पोस्ट बेचता हूं। नहीं, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो आपकी पार्टनरशिप है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। आप रिटायर हो जाओ, नया एडमिशन हो जाए, वो अलग बात है, बट ट्रांसफरेबल तो नहीं है। सिमिलरली ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन कंपनी की बात करें तो वहां आपका शेयर कैसा है? ट्रांसफरेबल। और तो और पब्लिक कंपनी छोड़ो, प्राइवेट कंपनी का शेयर भी ट्रांसफरेबल होता है। डू यू नो दैट? क्या प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल होता है? यस नो? कम ऑन ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो। क्या प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल है? यस और नो, दो में से एक चूज करना है। यस, इट्स ट्रांसफरेबल। रिस्ट्रिक्शंस है वो अलग बात है, लेकिन ट्रांसफरेबल तो है। कंपनी चाहे प्राइवेट हो प्राइवेट हो, उसका शेयर एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड दिस इज सच ए ब्यूटीफुल फैसिलिटी। जब तक रहना रहो, नहीं तो बेचो और बाहर हो जाओ। एनपीए में जो आपने फीस भरी, शायद अभी तक तो नहीं भरी होगी, वो ट्रांसफरेबल नहीं है कि सर आपसे मैंने अपनी फीस ट्रांसफर कर दी, मेरा फ्रेंड है ये आएगा, अभी मैं इसे छोड़ रहा हूं। नो, इट्स नॉट ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबिलिटी इज सच ए वंडरफुल फैसिलिटी कि आप ब्लॉक नहीं होते हो, जब चाहो आओ, जब चाहो चले जाओ। इसीलिए कंपनी में इतने सारे लोग आ जाते हैं कि जब इच्छा हो तब निकल सकते हैं, राइट? ये सारी वंडरफुल कैरेक्टरिस्टिक कंपनी को एक वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। और इसीलिए आजकल बड़े बड़े बिजनेस को छोड़ो, छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी क्या करते हैं लोग? कंपनी बना लेते हैं। आप ये एरिया जहां हम बैठे ना, दिस इज कॉल्ड न्यू सियागंज। इसकी उधर वाली रोड पे आप जाओगे, ढेर सारी शॉप्स हैं, होलसेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं। आप उनके बोर्ड को रुक करके ध्यान से पढ़ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ मिल जाएगा। ये जो दुकानें यहां लगी हुई है ना, ये दुकानें सब कंपनी फॉर्म में रजिस्टर्ड है और कंपनी दुकान चला रही है। छोटी छोटी सी दुकानें भी आजकल कंपनी बना लेती है प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में बिजनेस करने की जगह पर, क्योंकि कंपनी फॉर्म बहुत सारी सुविधाएं और एक स्टेटस लेकर के आता है कि हम कोई एरी गरीब पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप नहीं है, हम हैं कंपनी। उसका एक स्टेटस कुछ अलग ही होता है कंपनी बोल देने का। तो राइट, गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर कंपनी क्या है वो तो समझ में आ गया कि इट्स ए लीगल एंटिटी, इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। ओके फाइन, बिजनेस करने के लिए बनाते कंपनी। पता है कंपनी क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोप्राइटरशिप
business organization, partnership, business organization, HUF, business organization. Company is also a business organization. Business organization is like a plate जिसमें आप खाना खाते हो. समझो कि अगर आपको खाना खाना है और आपको एक बड़ा कटोरा दे दें और उसी में दाल चावल सब्जी रोटी गुलाब जामुन अचार पापड़ सब डाल के ले खा, या हाथ में परोस दें तो मजा नहीं आएगा. आपको चाहिए थाली और अलग अलग कटोरियां और छोटी प्लेट्स, सो दैट आप अपने फूड को प्रॉपरली क्या कर लें, ऑर्गेनाइज. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यही तो होता है कि आपको चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रिसोर्सेस. उन सबको जमा के कहीं रखने की जगह भी तो चाहिए, वो अलमारी भी तो. वो अलमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. और सबसे शानदार वाली अलमारी कौन सी है, कंपनी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, फुल्ली लोडेड है, हाईएस्ट वर्जन है ऑर्गेनाइजेशन का. एंट्री लेवल मॉडल नहीं है, टॉप मॉडल क्या है, कंपनी. एंट्री लेवल मॉडल है प्रोप्राइटरशिप. आप प्रोप्राइटर हो चलते फिरते, आप बाजार से होलसेल में सब्जी खरीद के रिटेल में सिर पर रखना बेचना चालू कर दो, प्रोप्राइटरशिप शुरू. आप कर सकते हो. जेब में 6 मोबाइल फोन रख के घूमो और लोगों को बेचना चालू कर लेगा सस्ते में, तो ये आपका बिजनेस शुरू. ये प्रोप्राइटरशिप है. कंपनी सबसे टॉप मॉडल है, आजकल लोग वही प्रेफर करते हैं. पर कंपनी बहुत तरह की बन सकती है. तो हम एक लिस्ट बना रहे हैं. अगले 4 स्लाइड में हम सिर्फ लिस्ट की बात करेंगे. हम कुछ भी नहीं समझ रहे कि कंपनी के टाइप क्या है, हम सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं. तो देख के मत बोलना सर समझ नहीं आया. अभी सिर्फ लिस्ट बनाएंगे और फिर बाद में एक एक करके उन सारी वेराइटीज को हम पढ़ेंगे. एक होती है भाई साहब पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट. घर घर में चले वो प्राइवेट और जनता को आवाज लगा के बुलाएंगे चलो आ जाओ सब मिलकर बिजनेस करेंगे, वो होती है पब्लिक. तो प्राइवेट कंपनी वो आप बना सकते हो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड. और लिमिटेड बाय गारंटी बनाओगे तो वो विद शेयर कैपिटल भी बना सकते हो और विदाउट शेयर कैपिटल. यस, डू नो दैट यू कैन फॉर्म अ कंपनी इवन विदाउट शेयर कैपिटल. सुना है कभी ऐसा पहले? नहीं सुना है तो आज सुन लो. जरूरी नहीं कि कंपनी बने तो उसमें शेयर कैपिटल हो ही सही. यू कैन फॉर्म अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल ऑल्सो. सर तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे ना वो बात अभी तो हम समझ नहीं रहे, लिस्ट बना रहे हैं. अनलिमिटेड कंपनी भी बन सकती है विद और विदाउट शेयर कैपिटल. सर तो फिर लिमिटेड बाय शेयर कंपनी विद और विदाउट क्यों नहीं बन सकती? बेटा उसका नाम क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स. वो कैसे विदाउट शेयर कैपिटल बन सकती है? ये सब टाइप पब्लिक कंपनी में भी है, नोट करो. अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है. किसी ने मुझसे पूछा था सर नोट्स कैसे बनाए जाएं. आज मैं आपको बताता हूं कि नोट्स कैसे बनाए जाएं. सेपरेट कॉपी चाहिए कंपनी लॉ की मुझे, नंबर 1. नंबर 2, इन्हीं स्लाइड्स को आपको नोट डाउन करना है. सर तो इसी का प्रिंट आउट दे दो, इसी की पीडीएफ दे दो. नहीं, वो हाथ में आ गया तो आप पढ़ते नहीं हो. अपने हाथ से लिखे हुए की बात अलग होती. ये ह्यूमन साइकोलॉजी. नोट डाउन अच्छा करना है आपको, ऐसे सिस्टमेटिक चार्ट बना के, बॉक्स बना के. सब वो मैं बॉक्स बनाता हूं ना तो फिर बाद में वो छोटा पड़ जाता है, टेक्स्ट बाहर निकलता है. तो पहले टेक्स्ट लिख लो फिर आसपास बॉक्स बना दो, साफ सुथरा. और पोर्ट्रेट मोड में नहीं आ पा रहा हो कोई चार्ट तो लैंडस्केप मोड में बना लो. मतलब ऐसे खड़े में नहीं आ रहा है तो आड़ा बना लो. हो सके तो 2-3 कलर के पेन ले आओ. बॉर्डर्स अलग कलर से बना दी, टेक्स्ट अलग कलर से लिख लिया. रंगीन कॉपी बनाओ. सीए में जिंदगी तो रंगीन बची नहीं, अब कम से कम कॉपी तो रंगीन हो. पीछे कोई किसने गेट बंद कर रखा है क्या? गेट खोल दो, पीछे का गेट खोल दो बेटा, पीछे का खोल दो, शायद किसी को आना हो. खुला है क्या? अच्छा ठीक है. अच्छा गेस करो कि हिंदुस्तान में, मैं आपको एक रफ नंबर बताता हूं, 15 लाख से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है, मोर देन 15 लाख. गेस करो कि ज्यादा संख्या में कौन सी कंपनीज होगी, प्राइवेट की पब्लिक?
ज्यादा संख्या में ऑब्वियसली कौन सी है? प्राइवेट। और कम संख्या में कौन सी है? पब्लिक। अच्छा, इसमें गेस करो कि लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी और अनलिमिटेड में इंडिया में सबसे ज्यादा टाइप इन तीनों में से किसका है? लिमिटेड बाय शेयर्स। 95% से ज्यादा यही है। 2-5% भी नहीं मिलती गारंटी और अनलिमिटेड कंपनियां। तो वो रखी है सरकार ने, पर लोग बनाना प्रेफर नहीं करते उसको। सुविधा तो सब देनी पड़ेगी ना यार, है ना। अभी क्या है, कभी आपने बुफे में खाना खाया है? जो होटल में बुफे में जाके खाना खाते हैं, हैव यू एवर बीन? वहां सबसे पहले शुरू करते हैं वो सलाद से, ककड़ी वकड़ी रखी है, गाजर टमाटर। आप बोलो कौन बेवकूफ खाता है ककड़ी गाजर टमाटर? जब बुफे में आए हो तो रखना ही नहीं चाहिए। नहीं भाई, मेरे जैसे कुछ लोग जाते हैं जो वो भी खाना पसंद करते हैं, भले उसका कंजम्पशन 5% हो और गुलाब जामुन का 95% हो, आइसक्रीम का, लेकिन रखना तो वो भी पड़ता है। सरकार ने रखे हैं सारे टाइप। अब कुछ ज्यादा चलते हैं और कुछ बहुत ही कम चलते हैं। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सारे बच्चे हैं जो मैंने कल लिंक शेयर करी थी आप लोगों को? नहीं तो अजमेर भैया, मेरे ऑफिस से स्टाफ यहां पे मैंने बुलाए हैं भैया को आज। वो आप हो ना ग्रुप पे, इनको क्यूआर कोड स्कैन करवा के ज्वाइन करवा देना। ऑनलाइन में तो किसी और दिन लॉगिन करके करवा देना भले। मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूं, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है, ये क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लो। पर टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको तरुण महाजन ऐप की लिंक मिलेगी, उसको भी ज्वाइन करना है। उसको यूज कैसे करें उसका वीडियो भी वहां पे मिलेगा। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे, फुल नोट्स जो है ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। वो सारी कहानी आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो उस ग्रुप को आप पहले ज्वाइन कर लो, चाहे आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। ये क्यूआर कोड है, स्कैन करो, ज्वाइन कर लो। उसके बाद कोई भी परेशानी है तो अभी भैया हैं यहीं अवेलेबल, आप उनकी मदद से जो भी आपको ऐप में कोई दिक्कत आ रही हो, ऐप ज्वाइन नहीं हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, उसको यूज कैसे करेंगे, नोट्स कहां मिलेंगे, रिवीजन ऑडियो कहां मिलेंगे, वो पूछ लीजिए। ओके, पहले ऑफलाइन वालों का कर दो, फिर लॉगिन करके ऑनलाइन वालों का देख लेना। मैं चैट ओपन टू ऑल कर देता हूं ताकि कोई बच्चा अपना प्रॉब्लम पोस्ट करे तो आप उससे बात कर सकें। चैट एवरीवन कर देता हूं मैं। जिसको प्रॉब्लम आ रही है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने या मोबाइल ऐप ज्वाइन करने में, वो बच्चे यहां पोस्ट कर दीजिए, तो अजमेर भैया थोड़ी देर के बाद में वो आपको हेल्प कर देंगे लॉगिन करके। चलो, लेट्स कम बैक हियर। तो सबसे ज्यादा टाइप ऑफ कंपनी कौन सी बनती है? लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा, गेस करो कि कौन सी कंपनी ज्यादा बनती है, विद शेयर कैपिटल की विदाउट शेयर कैपिटल? विद शेयर कैपिटल। बहुत रेयरली कंपनियां बनती है विदाउट शेयर कैपिटल। चलो, अनदर क्लासिफिकेशन। हाँ नेहा, डल जाएंगे वो नोट्स। अभी आप नवंबर 23 वाले नोट्स देख लीजिए, वो भी सेम है। अजमेर भैया आज वो मई 24 वाले नोट जरूर अपलोड कर देना। कर दिए? नेहा कर तो दिए, चेक कर रही है लड़की। लॉक लगा, अनलॉक कर देना उसको। पर कहीं ऐसा ना हो आपका पढ़ाई का नुकसान हो जाए अगले 2-4 घंटे में, तो आप नवंबर 23 वाले पढ़ लेना तब तक। सर वो लॉक नहीं लगा होता ना, AIR1 आ जाती इंटर में मेरी। चलो, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, इसका चैप्टर हेड हो गया सिलेबस में। पहले सिर्फ इसकी डेफिनेशन थी, अब वो जो चैप्टर 22 हमने लिखा था, याद है ना आपको, वो फॉरेन कंपनीज के बारे में ही है। कि जो कंपनियां बताऊंगा वो क्या होती वो हम पढ़ेंगे। एसोसिएट कंपनी, 1% कंपनी। आप भी कोशिश करो बीच में एक सर्कल बना के आसपास ऐसे एरो निकाल के लिख लो। अच्छा, कलरफुल ब्यूटीफुल सी कॉपी बनाओ ताकि बाद में इस कॉपी को पढ़ने की इच्छा हो। हाँ, जब हम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की बात कर रहे थे तो मैंने पार्टनरशिप के बारे में क्या बताया था, सुनो। मैंने कहा था आपकी जो पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा है ना, वो बेच नहीं सकते आप, कि आप चुपचाप से जाके किसी को बेच के आ गए, अगले दिन सुबह ऑफिस हुआ यार, लोगों ने बोला तू कौन है, पहली बार दिख रहा है, बोले वो जो आपका पुराना पार्टनर था वो अपना हिस्सा मुझे बेच गया। नहीं, हाँ ये हो सकता है कि आप रिटायरमेंट ले लो,
पार्टनरशिप से सबकी वो मीटिंग वगैरह करके फैसला लेके नए पार्टनर का एडमिशन हो जाए, पर उसकी प्रोसेस है। रिटायरमेंट एडमिशन आप वॉलंटरली नहीं कर सकते हो, बाकी सारी पार्टनर्स की कंसेंट आपको लेनी पड़ती। सेल ऑफ नहीं, सेल करने के लिए सब पार्टनर की कंसेंट लगेगी ना, तो दैट इज लाइक रिटायरमेंट एंड एडमिशन। ऐसे ट्रांसफरेबल नहीं है शेयर जैसा। आज मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अपना शेयर बेचना है ना, तो पार्टनर्स छोड़ो, मुझे किसी डायरेक्टर मेंबर छोड़ो, किसी डायरेक्टर से भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं उठा के धड़ाम से अपना शेयर मार्केट में बेच दूंगा। प्राइवेट कंपनी में बेचना है तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लगती है, बाकी के शेयर होल्डर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो एज इट इज बिक जाता है। पर पार्टनरशिप फर्म में, एलएलपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पार्टनरशिप फर्म में आपका हिस्सा बिना किसी को बताए चुपचाप आप नहीं बेच सकते। पर बेटा उसके लिए आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़िए, उसके लिए रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स की आपको कंसेंट लानी पड़ेगी। हाँ, पर वो ट्रांसफर वैसा नहीं है जैसा शेयर का होता है। ओके, शेयर का ट्रांसफर एक्चुअली ट्रांसफर है, वो तो मैं उसको ट्रांसफर की तरह देखता ही नहीं हूं। मैं तो उसको ऐसा देखता हूं कि नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ, पुराना चला गया। इट्स लाइक दैट, इट्स दैट डिफिकल्ट प्रोसेस। क्या आपने कभी सुना है कि पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है? नहीं, हो ही नहीं सकता, वो अलाउ ही नहीं है लॉ में। हाँ, ये लिस्ट बना लिया आपने? ओके, अगली लिस्ट बनाओ। स्मॉल कंपनी नहीं बने बेटा अभी तक, अब बाद में बना लेना किसी और की कॉपी में से देख के उसको। स्मॉल कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और निधि कंपनी। शिवांशु, प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन नहीं है, वो हम पढ़ेंगे जब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस समय इस बात पे चर्चा करेंगे हम लोग। स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, निधि कंपनी। लिख लो फटाफट इसको। हाँ बेटा आयुष, वही डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव, पढ़ेंगे हम उस बारे में। लेट मी रिमाइंड यू कि हम लिस्ट बना रहे हैं, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। अनादर क्लासिफिकेशन, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है कि जो काम कंपनी करती है वैसा कंपनी का नाम रख दो, है ना। मैन्युफैक्चरिंग करती है तो बोल दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग करती है तो बोल दो ट्रेडिंग कंपनी है, बैंक वाला काम करती है तो कह दो बैंकिंग कंपनी है, पावर प्रोडक्शन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है तो बोल दो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। वैसा ऐसा कंपनी लॉ में फॉर्मली डिफाइंड नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, अर्लियर इंश्योरेंस बिजनेस सिर्फ गवर्नमेंट ही करती थी एलआईसी और जीआईसी के थ्रू, लेकिन अभी तो कई सालों से ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। तो ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, बजाज आलियांज, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये सब कंपनीज है। बैंकिंग कंपनीज जो बैंकिंग का बिजनेस करें, यस बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है। या तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस दो हिस्सों में होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी सेल डिस्ट्रीब्यूशन। ढेर सारी सोलार पावर और विंड पावर कंपनीज है, अलग अलग नाम से बनी है देश में, ढेरों एनर्जी सेक्टर में ढेरों कंपनियां हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। फिर स्पेशल रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट कंपनीज, कुछ कंपनियां इतनी
बड़ी और इंपॉर्टेंट होती है कि सरकार बोलती है कि जिस एक्ट में बाकी 15 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड है ना, उसमें आपको रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे। आपके रजिस्ट्रेशन के लिए तो यू आर तो माई लॉर्ड, यू आर द किंग, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए तो एक कंपनी ही अलग नहीं बना देंगे। इट इज लाइक दिस कि आपके लिए, मतलब आपको किसी शहर में जाना हो और आप बोलो जिस होटल में सारे लोग रुकते हैं उसमें हम थोड़े रुकेंगे, हमारे लिए नई होटल बनाई जाए तो आके हम उसमें रुकेंगे। ऐसा कुछ हो गया ये कि सरकार ने एक्ट अलग बना दिया और उस एक्ट में यही इकलौती कंपनी रजिस्टर हुई और उस एक्ट से यही इकलौती कंपनी रेगुलेट होती है। स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनीज जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, भारत कानूनों का देश है, उसमें एक LIC एक्ट पाया जाता है जिसमें कंपनीज रजिस्टर्ड है। फिर एक GIC एक्ट है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें सरकार की 4 कंपनियां रजिस्टर्ड है, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इस तरह की कंपनियां उस GIC एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसी से रेगुलेट होती है। स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनीज। अच्छा, ये जो कंपनीज है ना, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये बनती रजिस्टर्ड तो सब कंपनीज एक्ट में होती है, मगर रेगुलेट कंपनीज एक्ट से नहीं होती है। रेगुलेट ये अपने स्पेशल एक्ट से होती है। जैसे अगर हम बात करें कि बैंकिंग कंपनी के लिए, आपको मालूम है ना कौन सा स्पेशल एक्ट है? डू यू नो दैट? नाम पता होगा ना आपको, नाम बोलना। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, नाम सुना है आपने? तो अगर एक बैंक है वो भले ही कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड भी हो जाए, मगर वो रेगुलेट किससे होगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है वो रजिस्टर तो कंपनीज एक्ट में होती है, मगर बात किसकी सुनती है? या तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 की, भारत कानूनों का देश है भाई साहब, हर चीज का एक कानून है, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 की बात सुनती है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो यू वोंट बिलीव कि एक एक्ट ऐसा भी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। हे राम, कैसे कैसे एक्ट है, कहीं ऐसा ना हो टेबल एक्ट हो, चेयर एक्ट हो, टीवी एक्ट हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट तो है, ये उसी से रेगुलेट होती है। ये सारी स्पेशल कंपनियों की खास बात क्या है? ये 1, 2, 3 नंबर भले रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट में होती है, मगर रेगुलेट स्पेशल एक्ट से होती। सर व्हाट इफ देयर इज ए, तो फिर सर क्या कंपनीज एक्ट इन पे लगता ही नहीं है? लगता है। जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किसी मैटर पर साइलेंट बिले, टू दैट एक्सटेंट कंपनीज एक्ट 2013 बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होगा। बैंकिंग कंपनी रजिस्टर किसमें हुई? कंपनीज एक्ट। रेगुलेट किससे होगी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या कंपनीज एक्ट इसके ऊपर लगेगा? यस, ओनली टू द एक्सटेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज साइलेंट। Sir, what if there is a conflict between the Banking Regulation Act and the Companies Act? There are clashes. आप बताओ किसकी सुनेंगे फिर ऐसे में? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात सुनेंगे हम ऐसे केस में? ना, कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगा तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात सुनेंगे। कंपनीज एक्ट तो बेचारा गरीब सिर्फ तब लगेगा जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट साइलेंट हो, उस बात पे कुछ कह ही नहीं रहा हो। मान लो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ नहीं बोलता, से फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसा क्रिएट कर दिया एग्जाम्पल, और कंपनीज एक्ट उस बारे में कुछ बोलता है कि जरा कितना दे सकते हैं, तो फिर हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसलिए हम कंपनीज एक्ट की बात सुनेंगे। ये नोट कर लिया आपने? तो ये हमने लिस्ट बना ली पूरी लंबी सारी। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको थोड़ा नोट्स में से पढ़ाता हूं। नोट्स कुछ ऐसे नजर आएंगे जो आपके पास ऐप में अवेलेबल है और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। यहां मैंने पता है क्या किया है, नोट्स की आउटर एज में एक कॉलम बना दिया और उसको मैंने नाम दे दिया मेमोरी हुक्स। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें करने के लिए या सिंपल लैंग्वेज में लिखने के लिए बोला मैंने। मेमोरी हुक्स में मैंने लिखा अराउंड 16 लाख कंपनीज आर रजिस्टर्ड इन इंडिया। एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ऐसे ही आपके सामान्य ज्ञान के लिए मैंने बता दिया आपको। सेक्शन नंबर 1, हमेशा किसी भी एक्ट में उस
तीन बातें सेक्शन 1 में यूजुअली पाई जाती है एक्ट का नाम. दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013. सर मे बी मतलब हम इसको चाहें तो राजेश भी बोल सकते हैं क्या? हम लालू बोल दें इसको? मे बी क्यों लिखा है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा. एक चैप्टर है आपके सिलेबस में कि लॉ को कैसे इंटरप्रीट किया जाए. वहां बताएंगे मे मतलब ऑप्शनल, शेल या मस्ट मतलब कंपल्सरी, बट समटाइम्स मे इज मस्ट एंड समटाइम्स मस्ट इज मे. वो कैसे समझा जाए वो पढ़ाएंगे. वहां पे लिखा है मे बी, लेकिन इसका मतलब क्या है? शेल बी. ये एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 कहलाएगा. थैंक्स टू मोदी जी. सर आप भक्त हो क्या? मोदी जी करते? ना ना, मैं एनालिस्ट हूं, भक्त नहीं हूं. जहां जहां उन्होंने अच्छा करा मैं कह दूंगा अच्छा करा, जहां बुरा करा वहां मैं कह दूंगा बुरा करा. तो इसलिए आप अपनी राजनीतिक भावनाओं को आहत ना करें जब भी मैं कुछ कहूं तो. और हाँ, वो पिक्चर की शुरू में एक डिस्क्लेमर आता है ना, इसे मैं भी दे देता हूं. इस क्लास के दौरान मेरे द्वारा दिए गए उदाहरणों के सभी पात्र काल्पनिक हैं. किसी वास्तविक जीवित अथवा मृत व्यक्ति से उनका मिलना महज एक संयोग है. इन उदाहरणों का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है. धूम्रपान और शराब सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ये थैंक्स टू मोदी जी. नहीं तो क्या लिखा था? एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन अभी ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक ये एक्ट एप्लीकेबल है. अभी क्या होता है, यहां वीडियो अटक गया भाई साहब, अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें. अब क्या होता है, यहां किसी भी सबसेक्शन 3 में ना अक्सर ही हैप्पी बर्थडे लिखा होता है कि इस एक्ट का जन्म फलां तारीख को हुआ, ऐसा लिखा हुआ होता है. दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2013. पर भाई साहब कंपनीज एक्ट इतना बल्कि और बड़ा एक्ट बन गया सरकार से कि उन्होंने बोला इस एक्ट का इकट्ठा जन्म करना तो संभव ही नहीं है. कभी इसका हाथ का जन्म होगा, कभी पैर का होगा, कभी आंख का होगा, कभी बालों का होगा, और धीरे धीरे करके ये पूरा एक्ट पैदा होगा और अप्लाई होगा. ऐसा लिखा है. देखो क्या लिखा है. प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट as the central government may notify in the official gazette, and different dates may be notified for different provisions of this act. Different dates may be notified for different provisions. 2013 में एक्ट बना, ये 2022 तक इसके सेक्शन लगते रहे कि ये वाला बच्चा था, ये अब लगा, बहुत टुकड़ों में लगा, बड़ी मुश्किल से एक्ट का जन्म हो पाया है. सर ये ऑफिशियल गजट क्या होता है? मैगजीन, सरकारी मैगजीन है. ग्रह शोभा, ग्रह लक्ष्मी, सरिता, इंडिया टुडे, सीए जर्नल, सुना है आपने? ये सब क्या है? मैगजीन्स है. तो इसी सरकार की भी अपनी मैगजीन छपती है हर 15 दिन में एक. उसको क्या बोलते हैं? ऑफिशियल गैजेट. बड़ी पावरफुल मैगजीन है ये. इसमें जो लिखे वही सच, सच के सेवा कुछ नहीं है. तो सरकार को कोई भी एक्ट सारी जनता को बताना होता कि सुनो सुनो डम 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 गांव वालों. नहीं तो आप तो कह दो हमको क्या मालूम, नया एक्ट लग गया और हमको इस कानून को मानना है. बोले पेपर में आया था, बोले सब हम पेपर पढ़ते ही नहीं. सरकार को जो भी कुछ जनता पे लगाना होता है ना, सरकार ऑफिशियल गजट में छाप देती है. तो ऑफिशियल गजट के बारे में माना जाता है कि गवर्नमेंट का नोटिस बोर्ड है. इसके ऊपर लिखा, इस नोटिस बोर्ड पे कुछ लिख दिया, मतलब सारे हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को इसके बारे में पता चल गया. ऑफिशियल गजट उसमें नोटिफाई करती है सरकार कि ये सेक्शन या ये एक्ट अब आपको मानना पड़ेगा. ओके देखो ना, तो मेमोरी हुक्स में मैंने क्या लिखा? नेम, सबसे पहले इस एक्ट का नाम, एरिया कहां लगता है, और डेट्स कब. तो रिवीजन करते समय आपको सिंपल सा नेम, एरिया, डेट देखोगे, याद आ जाएगा कि हम क्या बात यहां पर कर रहे थे. सब सेक्शन 4 भी है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall apply to the companies incorporated under this act or under any previous company law.
इस एक्ट में कंपनी बनी हो चाहे पुराने एक्ट में कंपनी बनी हो, अगर वो कंपनी है तो उसके ऊपर ये एक्ट लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी पर पहले इंश्योरेंस एक्ट लगेगा। सिमिलरली बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर पहले उनका वाला एक्ट लगेगा। सिमिलरली स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनियों पर पहले उनका वाला एक्ट लगेगा, जैसे कि LIC एक्ट। तो देखो मैंने यहां पर लिखा किस पर लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ऑल कंपनीज, सब पे लगेगा, विद सम एक्सेप्शंस। मेमोरी हुक को पढ़ने से आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा, इंस्टेंट क्विक आइडिया की क्या बात इधर चल रही है, तो फिर आपको उसको अप्रोच करना आसान हो जाएगा। हाँ, तो ये सेक्शन नंबर 1 हुआ, और सेक्शन 2 में आएगी फिर सारी की सारी डेफिनेशंस। सर पार्टनरशिप की मेंबर की लिमिट कंपनीज एक्ट से रेफर क्यों करते हैं? हाँ, वो पढ़ेंगे हम, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला कि भाई एक लिमिट से ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाएं तो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फिर दूसरा एसोसिएशन आप नहीं बना सकते। तो फिर कंपनीज एक्ट ने बोला कब कंपनी बनाना कंपलसरी है। कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि कब कंपनी बनाना कंपलसरी है। 50-100 से ज्यादा लोग कोई भीड़ इकट्ठी करके आप बिजनेस करो तो कंपनी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इसका मतलब फिर अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसमें अलाउड नहीं है, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में लिखा सरकार ने, इसलिए पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते समय कंपनीज एक्ट को रेफर करना पड़ता है। अभी आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तो वहां पे भी अगर कंपनी के बारे में कुछ भी मैटर आएगा तो फिर कंपनीज एक्ट रेफर करना पड़ेगा। अब हम पहला टाइप पढ़ते हैं कंपनी का, प्राइवेट कंपनी। सीधी सी बात है, कुछ गिने चुने लोग मिलकर कंपनी बनाएं, घर के पैसों से कंपनी चलाएं, तो ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का टैग अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है कि भाई साहब जरा एक वो प्राइवेट वाला टैग देना, जरा हम लगा लें यहां पर। बोले 1 मिनट, वो टैग हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है ना? बोला अच्छा, सिर्फ VIP लोगों को मिलता है? बोले हाँ। VIP कौन? जो 4 कंडीशन फुलफिल करे। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी होनी चाहिए एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। भाई साहब ये बहुत बड़ी बीमारी है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पूरे कंपनीज एक्ट में 50 जगह पर अपनी बात खत्म करने की जगह वहां क्या लिख देते हैं? एज मे बी प्रिस्क्राइब। अरे मम्मी पूछ ले आपको आज क्लास से लेट आया, कहां चला गया था रास्ते में? बोले एज मे बी प्रिस्क्राइब। या मतलब हर जगह पर बात पूरी करने की जगह प्रिस्क्राइब लिख दो। सर तो ये प्रिस्क्रिप्शन देता कौन है फिर? यहां रूल्स। कहां लिखा होता है ये सब चीजें? रूल्स में। तो सर यहां से बोल रहे हैं कि ये मेरा सेंटेंस और ये अधूरा और बचा हुआ देखना है, तो रूल्स में जाओ। कभी न्यूज़पेपर में आपने नोटिस करा कि फ्रंट पेज की खबरें आप जब पढ़ रहे होते हैं तो न्यूज को बीच में अधूरा छोड़ के और लिख देते हैं कि पेज नंबर 10 पे जाइए। या तो तू क्यों बेवकूफ बना रहा है, न्यूज यहीं खत्म करता ना। अरे सारी न्यूज पेज 1 पे डाल देते तो फिर पेज 1 गिच पिच हो जाता ना। तो ऐसे ही कंपनीज एक्ट में मैंने पहले भी कहा कि प्रोसीजर अगर एक्ट के अंदर डाल देंगे तो एक्ट बहुत ही बल्कि हो जाएगा। इसलिए प्रोसीजर्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू कहां लिखा होगा? एक्ट में। हाउ टू डू कहां लिखा होगा? रूल्स में। इसलिए प्रिस्क्राइब करके रूल्स में डाल देते। अच्छा, एक्ट को चेंज करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ता है पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में, बहुत लंबी डिफिकल्ट प्रोसेस है। रूल्स को चेंज करने के लिए कई बार इतनी डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होती है, वहां कंपैरेटिवली आसान प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, तो उसको चेंज करना भी आसान होता है। इसलिए कुछ चीजें एक्ट में लिखने की जगह बोल देते हैं प्रिस्क्राइब्ड। कहां पर? रूल्स। तो सर ये तो बता दो कम से कम कि कितनी प्रिस्क्राइब्ड है फिलहाल? कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि भाई साहब क्या करना है इस मामले में? बोलो नेक्स्ट काउंटर पे जाओ, वहां बताएंगे। नेक्स्ट काउंटर पे गए, तेरा मन पड़े जो कर, क्योंकि हमारे पास तो अभी तक इसकी कोई गाइडलाइन है नहीं।
फिलहाल कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। तो मेरी नजर में 2 रुपए की पेड अप कैपिटल से कंपनी बना सकते हो आप, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मेंबर बनने के लिए मिनिमम 1 शेयर चाहिए, शेयर की मिनिमम फेस वैल्यू 1 रुपए होती है। तो एक तू और एक मैं 1-1 रुपए के शेयर ले लो और बन गई कंपनी। पेड अप कैपिटल 2 रुपए। भिखारी को शर्म आ जाए, बोले इससे ज्यादा मेरी है। फिलहाल कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। टाइम हो गया अपना तो यार, चलो एक और लिख लेते हैं। शेयर ट्रांसफर प्राइवेट कहलवाना है ना आपको अपने आप को, तो शेयर ट्रांसफर पर प्रोहिबिशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिमिटेशंस यानी कि रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है। प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन में डिफरेंस है। प्रोहिबिशन मतलब ब्लैंकेट बैन, मतलब कर ही नहीं सकते। रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ शर्तों के साथ कर सकते हो। जैसे हमारी बिल्डिंग के बाहर हम क्या लिख सकते हैं, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, मतलब जो एनपी का रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वही आए और क्लासरूम में बैठे। ऐसे थोड़ी कि कोई भी आकर के बैठ गया और मुंह उठा करके और चल दिया यहां से जब मन पड़े। प्रोहिबिटेड नहीं है एंट्री यहां पे। इस क्लासरूम में एंट्री प्रोहिबिटेड होती तो मैं क्या हवा को पढ़ाता, और मैं भी कैसे आता प्रोहिबिटेड एंट्री होती तो। प्रोहिबिटेड मतलब इस रूम में कोई आएगा ही नहीं, सिर्फ ये प्रोजेक्टर पंखे टीवी लगा रहेगा। और रेस्ट्रिक्टेड मतलब जो सीए इंटर में रजिस्टर्ड है सिर्फ वही आएगा। शेयर ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन नहीं है प्राइवेट कंपनी में, रेस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो हम पढ़ेंगे। ओके ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।